एक नया चैप्टर देखेंगे, वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। हेलो विजय जी। हाँ सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यस यस। तो ये एक्ट हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट देखेंगे ये वाला एक्ट का। ओके। The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 is a social welfare legislation to provide for the institution of provident fund, pension fund and deposit linked insurance fund। ठीक है, तो ये एक्ट 3 चीजों को लेके बनता है। कौन सा है? प्रोविडेंट फंड, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, Provident पेंशन fund, फंड एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। हाँ, ये 3 चीजों को लेके ये वाला फंड्स और स्कीम जो है वो बनता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयज बेनिफिट। ठीक है, तो ये वाला एक्ट क्या बोलता है कि 3 चीजों को लेके हम एम्प्लॉयज को जो सोशल बेनिफिट देंगे, वेलफेयर और जो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट होगा, इसमें और एक बन जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये एक्ट एप्लीकेबल कब होता है। ये एक्ट एप्लीकेबल होता है जब कोई भी एम्प्लॉय ड्राइंग पे नॉट एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ। ठीक है, ओके। तो एक्ट एप्लीकेबल कब होता है? द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज ड्राइंग पे नॉट एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ। ठीक है, द एक्ट एक्सटेंड टू, ये एक्ट पूरा इंडिया पे यूज होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, होल ऑफ इंडिया। और जो यहाँ पर ड्राइंग, इट मीन्स बेसिक वेजेस।
बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस का पूरा एक डेफिनेशन है, तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज बी, तो इसमें आ जाएगा मेनली डीए, retaining allowances, and cash value, value of food concession। ठीक है, तो ये एक्ट एप्लीकेबल कब होगा? सेक्शन 1 सब क्लॉज 3, एक्ट एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इज अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन द एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो जो इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है वो वाला इसमें एक्ट ऐड हो जाएगा, एप्लीकेबल होगा। and in which 20 or more person are employed। कहीं पर फर्स्ट कंडीशन हो गया शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड होना चाहिए, शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड होना चाहिए, और सेकंड एंड है, एंड 20 or more person should be employed, 20 or more person should be employed। should be employed और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट। शेड्यूल 1 को छोड़ के अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, एनी एस्टैब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट एनी एस्टैब्लिशमेंट में ये वाला एक्ट एप्लीकेबल करवा सकता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वंस द एक्ट is covered in any establishment, it shall continue to apply। ठीक है, तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइम। अगर आपका नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयरिन शैल बी एट द टाइम ऑफ, अगर आपका 20 से 20% और मोर है ना,
ये अगर कम भी हो जाता है, बिलो भी हो जाता है, फॉल्स बिलो, फिर भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल हो गया है तो फिर आप कंटिन्यू करना। मैंडेटरीली आपके ऊपर ये वाला एक्ट आ जाएगा। ठीक है। सोशिता, आवाज नहीं आ रहा मैडम। हेलो, हाँ अभी आ अभी आ रहा है ना? हाँ ठीक। तो इसके ऊपर 2-4 केस लॉज भी है, वो हम लोग देखेंगे। इन गुड्स स्पेंड पब्लिक स्कूल, एक स्कूल है जिसमें it was held that a school rightly covered under PF when the principal has affirmed about employment of 20 employees। ठीक है, कहीं भी 20 एम्प्लॉयज से अगर कम भी होगा तो वंस द एक्ट अगर एप्लीकेबल हो गया तो एप्लीकेबल हो जाएगा, और 20 एम्प्लॉयज से ज़्यादा होगा तो फिर ये तो मैंडेटरी है, स्कूल में भी मैंडेटरी है, जो ये वाला केस हम लोगों को बताता है। ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में भी है, कैन नॉट बी ऑब्जेक्टेड एनी मोर। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में हैं तो फिर आपके ऊपर भी एम्प्लॉयज़ एक्ट आ जाएगा। तो ये वाला केस बोलता है मेसर्स नसीरुद्दीन बेदी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस CPF कमिश्नर। ठीक है, ये वाला केस में भी बोलता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में भी है तो फिर भी आपके ऊपर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अभी आ जाता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगा? कब नहीं होगा? अगर आप एक एनी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंडर आप अगर रजिस्टर है तो फिर आपके ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी है, हुज एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एस्टैब्लिशमेंट है और आपके एम्प्लॉय को कुछ अगर अच्छा वाला कोई अगर स्कीम मिल रहा है जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से भी ज़्यादा अच्छा है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और एक आ जाता है एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेटअप सेंट्रल प्रोविजनल एंड स्टेट एक्ट। अगर
सेंट्रल प्रोविजनल या फिर स्टेट एक्ट के अंडर में भी आता है कोई एम्प्लॉई जिसको भी उससे अच्छा कोई स्कीम मिल रहा है, उसमें भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड belongs to or under the control of the CG, central government or a SG, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट बिलोंग्स टू और अंडर सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। ये क्या हो गया? नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 2A डिफाइंस द टर्म्स ऑफ appropriate government in relation to an establishment belonging or under the control of the central government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन आ जाएगा? सीजी के अंडर में रेलवे। हम लोग क्या देख रहे हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगा रेलवे, मेजर पोर्ट, माइन, और एन ऑयल फील्ड, controlled industry, in relation to an establishment having department or branches more than one state। अगर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई एस्टैब्लिश्ड ऐसा है जिसका डिपार्टमेंट और ब्रांचेस एक से ज़्यादा स्टेट में काम कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट और branches in more than one state। in relation to any other establishment, ये सब कुछ छोड़ के, सारा चीज को छोड़ के any other establishment
जिसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन बन जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन कौन होता है। इसका एक लंबा सा चार्ट है। ठीक है, तो लेकिन ये वाला एक्ट में जो जो दिया है हम लोग वही वाला अभी देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन द टर्म ऑथोराइज्ड ऑफिसर। फर्स्ट आ जाएगा कौन? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। कमिश्नर के बाद एडिशनल, उसके बाद डेप्यूटी, उसके बाद रीजनल, सच अदर ऑफिसर एज में बी नोटिफाइड बाय ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करेंगे तो हम लोग और ऑफिसर्स हम लोगों को मिल जाएगा। अभी के लिए कौन कौन है ऑथोराइज्ड ऑफिसर? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। हाँ बताओ। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा सेंट्रल, सेकंड आपका एडिशनल, उसके बाद डेप्यूटी आ जाएगा, उसके बाद ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला चैप्टर के लिए क्वेश्चंस है बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस में हम लोग देखे थे ना अभी क्या क्या आएगा। बेसिक वेजेस एज ऑल एलुमिनेट विच आर अर्नड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय काम के दौरान में जो सैलरी उनको मिलता है while on duty or on leave on holiday, अगर हॉलीडे में भी कोई अगर उसको मिलता है अमाउंट या फिर सैलरी उसको मिलता है तो वो भी आ जाएगा उसका बेसिक वेजेस में। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, द कैश वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन, अगर उसको कैश मिलता है कंसिडरेशन के बिहाफ पे। ठीक है, एनी डेयरनेस अलाउंसेस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एनी अदर सिमिलर अलाउंसेस पेबल टू द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और ऑफ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। एनी प्रेजेंट, अगर उसको कोई प्रेजेंट भी मिलता है वो सब भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ऑल एम्यूलमेंट्स, जितना भी उसको मिलता है सैलरी सारा आ जाएगा, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, कैश वैल्यू फॉर एनी कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन, डीए और हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंसेस, बोनस, कमीशंस, any other similar allowances they will derive in respect of his employment or work done in such employment. एनी अलाउंसेस, ठीक है,
एनी कैश पेबल, एनी DA, दैट इज टू से ऑल कैश पेमेंट। ठीक है, अगर कैश पेमेंट होता है तभी उनको नहीं मिलेगा। कैश पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड, अगर उसको कैश में कुछ भी नाम से अगर उसको मिल रहा है उसको, तो वो बेसिक वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। एनी कैश पेमेंट, तो DA भी हो सकता है, हाउस रेंट अलाउंस भी हो सकता है, HRA भी हो सकता है, या फिर ओवर टाइम भी हो सकता है, OTA भी हो सकता है। ठीक है, और एक आ जाता है एनी प्रेजेंस भी होगा, तो भी बेसिक वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका फंड। इट मीन्स प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश अंडर द स्कीम। ठीक है, स्कीम के अंडर में जो फंड बताया गया है वही वाला फंड यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन है, सेक्शन 2C डिफाइन द टर्म कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्रीब्यूशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मेंबर अंडर अ scheme or contribution payable in respect of employee to whom the insurance scheme applies। ठीक है, यहाँ पर मेन और एक क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन में, एम्प्लॉयर कौन है? ये वाला एक्ट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर कौन है? इन केस ऑफ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री होता है फैक्ट्री होगा तो एम्प्लॉयर कौन होगा? ओनर और ऑक्युपायर। ठीक है, अगर फैक्ट्री नहीं होता तो एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, तो जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है। ठीक है, ठीक है, अगर फैक्ट्री का केस होगा तो फिर एम्प्लॉयर कौन हो जाएगा? ओनर और ऑक्युपायर। ठीक है, और इंक्लूडिंग एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्युपायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और अगर फैक्ट्री नहीं होता है तो अदर एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो फिर कौन हो जाएगा? एम्प्लॉयर, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा वही बन जाएगा आपका एम्प्लॉयर। सेक्शन 2 क्लॉज ई ये हम लोगों को बोलता है। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंडर में एम्प्लॉय कौन हो जाएगा? ठीक है, एम्प्लॉय हो जाएगा एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क, कैसा भी वर्क हो। ठीक है, वो मैनुअल भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है, और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एंड हु गेट्स हिज वेजेस, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है।
फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कौन हो जाएगा? एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल भी होता है या फिर अदरवाइज भी है, कनेक्शन विथ द वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हु गेट्स, जिसको आप सैलरी देते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो भी वो एम्प्लॉय के अंडर में आ जाएगा। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन, इसमें बताया गया है कि एनी पर्सन इंक्लूड्स भी है। इसमें कौन आ जाएगा? एम्प्लॉयड बाय थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में अगर कोई काम करता है तो भी वो एम्प्लॉय के अंडर में आ जाएगा। और एक अगर कोई ट्रेनी भी है अदर देन एंगेज अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, अगर कोई ट्रेनी है किसी भी कंपनी में या फिर फैक्ट्री में, कोई अगर काम करने के लिए आया है उसको हम लोग 6 महीने के लिए ट्रेनी मानते हैं। ठीक है, तो फिर उनको भी हम ऐड कर लेंगे, लेकिन वो 6 महीने बाद चला जाएगा अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से, तो फिर उनको हम एम्प्लॉय के अंडर में नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें की पॉइंट कौन कौन सा बन गया है एम्प्लॉय के अंडर में? एनी काइंड ऑफ वर्क, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे आपको ये मेन पॉइंट, की पॉइंट आपको लिखना ही होगा। फर्स्ट आ जाता है एनी काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क जो मैनुअल भी हो सकता है और अदरवाइज। सेकेंड पॉइंट, जिसको क्या मिलता है? हु गेट्स वेजेस, जो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के डेफिनेशन में आपको ये की पॉइंट्स लिखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री का डेफिनेशन में 2 क्लॉज जी डिफाइंस द टर्म फैक्ट्री। फर्स्ट क्या हो जाएगा? फैक्ट्री, किसको हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे? बताओ, फैक्ट्री सेक्ट पढ़े थे ना? यस। बताओ। फैक्ट्री उसका प्रेमाइसेस, यानी प्रेमाइसेस। ठीक है, मेन हो जाएगा क्या? एनी प्रेमाइसेस होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? इंक्लूडिंग बताओ। इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयर ऑफ, पता है क्या बताया था ये वाला फैक्ट्री एक्ट में? प्रेजेंस देयर ऑफ, जैसे हम लोग घर के बाउंड्री में गार्डन बनाते हैं ना, वैसे ही फैक्ट्री के चारों तरफ जो रहेगा वो भी फैक्ट्रीज के अंडर ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इज बीइंग कैरिड ऑन और इज ऑर्डिनरी सो कैरिड ऑन वेदर विद द एड ऑफ पावर और विदाउट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा विदाउट पावर और विदाउट, विथ
एड ऑफ पावर भी हो सकता है, विदाउट एड पावर भी हो सकता विदाउट भी हो सकता है। हम लोग देखे थे ना फैक्ट्रीज एक्ट में। है। यस यस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन बनेगा? जिसके पास हु हैज, अल्टीमेट कंट्रोल, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा वही बन जाएगा कौन? ऑक्यूपायर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, उसके हिसाब से 2-3 केस लॉज भी है, जैसे इन श्रीकांत दत्त निरासिन हराबा उडियर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर वर्सेस एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो उसमें क्या बताया गया है कि इट वॉज हेल्ड दैट द पर्सन हु इज इन चार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट और अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री or establishment in the event of entrustment to a managing agent, such managing agent shall also be deemed, उसको भी हम लोग मान लेंगे क्या? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, ठीक है। एकदम पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखे थे कि हम लोग 3 स्कीम को लेके ये एक्ट बनता है। कौन सा स्कीम लेके? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम और डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्कीम किस लिए है, ठीक है, और किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये किस लिए बनता है? टू प्रमोट रिटायरमेंट सेविंग, क्योंकि जितना आता है उतना ही खर्चा का पहाड़ भी साथ ही साथ आ जाता है, आता है ना? हाँ। तो इसलिए ये वाला स्कीम बना है कि आप एक रिटायरमेंट के लिए भी एक सेविंग को आप प्रमोट कर सके। ठीक है, तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या बोलता है कि टू प्रमोट रिटायरमेंट सेविंग्स। और सेकंड आ जाता है द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ये क्यों बनता है? ये वाला स्कीम क्यों है? प्रोवाइड पोस्ट रिटायरमेंट रिटायरमेंट पेंशन, कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी एक पैसा आपके पास आते रहे। ठीक है, और एक है, हो गया नोट करना? यस। नोट डाउन किया? जी। ठीक है, और एक है देता है द एम्प्लॉइज
डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। सबको पता है इंश्योरेंस क्यों बनता है? हम लोग इंश्योरेंस क्यों करते हैं? To cover any unprecedented events in future, so हाँ। that our nominees can फ्यूचर के बेनिफिट के लिए या फिर फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम भी यही बोलता है कि रिलीफ टू फैमिली इन केस ऑफ case of implies death. इन केस ऑफ सडन डेथ। कोई भी अगर फट से गुजर जाए तो उनको रिलीफ देने के लिए ये वाला स्कीम बना है। ठीक है, ठीक। अभी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्कीम क्या था। सबसे पहले कौन सा था? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम्स। तो सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 5A provides for the establishment of central board by the central government। तो ये एक बोर्ड बनता है। ठीक है, कौन बनाता है? CG, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाता है, सेंट्रल बोर्ड। तो बोर्ड में कौन कौन आएगा? द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करेगा उन लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एक्स ऑफिशियो मेंबर टू दिस बोर्ड। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, टू दिस बोर्ड आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्शन 5A क्या बोलता है कि एक बोर्ड बनता है जिसमें एक बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन आ जाएगा? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल, अपॉइंटेड बाय CG। ठीक है, और एक बोर्ड बनता है 5B में स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 5B gives power to CG in consultation with the government of any state constitute for that state। स्टेट के लिए भी एक स्टेट बोर्ड बनता है। किसके पास उसके लिए पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप एक बोर्ड बनाए सेंट्रल स्टेट के लिए। अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी टू एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच ड्यूटीज एज द CG असाइन टू इट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। CG उनको जो जो बोलेगा, जैसे जैसे काम करने बोलेगा, वैसे वैसे स्टेट गवर्नमेंट ये एक्ट में काम करता जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेन हो जाता है कि सेक्शन 6 कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता क्या है? दो पार्ट हो जाता है। एक एम्प्लॉयर इसमें एक फंड जमा करेगा
और एम्प्लॉय भी, जिससे एम्प्लॉय से क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज का बेसिक सैलरी से डिडक्ट करके पीएफ अकाउंट में डाल देते हैं। पीएफ डिडक्ट करके आपका पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर जमा करता है। ठीक है, तो उसका इन जनरल रेट है 10%। इन जनरल पहले था 8.33%, अभी हो गया है इन जनरल 10%। इन केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तो उसका रेट क्या बन जाएगा, 12%। एम्प्लॉयर 12% जमा करेगा और एम्प्लॉई से जमा करेगा ना डिडक्ट करेगा, एम्प्लॉयर जो है जमा करेगा, एम्प्लॉयर को जमा करना होगा। एम्प्लॉई से भी 12% या फिर 10% डिडक्ट करके एम्प्लॉयर क्या करेगा, ईपीएफ फंड में डाल देगा। ठीक है, द प्रोविडेंट फंड स्कीम हैज मेड द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी। ये ऑप्शनल स्कीम नहीं है, ये मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, आपका ईपीएफ जो फंड है ये आपको मैंडेटरीली जमा करना ही होगा। ये वाला आपके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर ये ऑप्शनल स्कीम नहीं है। ठीक है, ईच कंट्रीब्यूशन, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा शैल बी कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट रुपी 50 पैसा और मोर टू बी काउंटेड as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 to be ignored। ठीक है, 50 से ऊपर अगर होता है तो फिर आप उसको हायर जो होगा उसमें काउंट करेंगे, अगर फ्रैक्शन में लेस देन 50 होता है तो फिर आप उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो वेज लिमिट हम लोग देखे थे ना, द प्रोविडेंट फंड स्कीम हैज मेड contribution is paid up to a maximum 15,000 हाँ 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 15,000 बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2014 टू पे अ कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस। अ जॉइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों को कंट्रीब्यूट करना ही होगा। फॉर इंटरनेशनल वर्कर, अगर कोई भी इंटरनेशनल वर्कर होता है जिसका वेजेस सीलिंग 15,000 तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये वाला स्कीम को हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं और एडवांस के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं, विड्रॉल फ्रॉम द फंड इज अलाउड। ये वाला फंड से आप विड्रॉ कर सकते हैं, अलाउड है। कब, फॉर द परचेज ऑफ ड्वेलिंग हाउस, फ्लैट और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ अ सुइटेबल साइट फॉर दिस पर्पस। अगर आप कोई हाउस खरीद रहे हैं एक्विजिशन के लिए तो फिर आपको ये इससे आप विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, किसी का भी लोन अगर रिपेमेंट करना है तो भी आप ईपीएफ से विड्रॉ करके दे सकते हैं। विड्रॉल अप टू 75% ऑफ द बैलेंस इफ नॉट एम्प्लॉयड
from 1 month or more subject to approval of PF कमिश्नर। आप अगर 75% बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, PF कमिश्नर से या फिर और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर रहेगा उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। अब एडवांस में भी ये फंड को यूज़ कर सकते हैं। एडवांस फ्रॉम द फंड जो नॉन रिफंडेबल भी होता है और रिफंडेबल भी होता है। कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को आ जाता है जब हम लोग उसको रिफंड नहीं कर सकते। जैसे इन एबनॉर्मल कंडीशन, कोई अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो गया सच एज कैलामिटी ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, वैसा अगर कंडीशन होता है तो फिर आप अगर एडवांस में वहाँ से पैसा लेते हैं तो फिर आपको वो रिफंड नहीं करना होगा। ठीक है। और एक हो जाता है ग्रांटेड टू मेंबर अफेक्टेड बाय कट इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप नॉन रिफंडेबल कर सकते हैं। और कुछ कुछ केसेस में आपको रिफंड करना होता है। कौन सा केस में? फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस अगर होगा तो फिर आपको एडवांस जो आप EPF से ले रहे हैं वो आपको रिफंड करना होगा। मैरिज के केस में, ठीक है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो फिर आपको रिफंड करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। अगर पेंशन स्कीम होता है तो फिर देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज से कोई भी कंट्रीब्यूशन लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। और कितना करेगा? 8.33%। 8.33%। किससे? आउट ऑफ बेसिक वेजेस का। आउट ऑफ 12% से 8.33% आपका जाएगा पेंशन स्कीम में, EPS, ठीक है, बेसिक वेजेस में। कंट्रीब्यूशन इज नॉट पेएबल व्हेन द एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज EPS कंट्रीब्यूट नहीं होगा। कब नहीं होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी भी एम्प्लॉई का एज 58 क्रॉसेस कर जाता है, ठीक है, उसका एज अगर 58 से ज़्यादा है तो फिर EPS में कंट्रीब्यूट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, 58 एज। पेंशन फंड। पेंशन फंड हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। पेंशन फंड शैल वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। पेंशन फंड को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, कौन चलाता है? सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड चलाता है। सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन आ जाएगा? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है। तो एम्प्लॉइज और क्लास ऑफ एम्प्लॉइज टू होम, किसको ये फंड मिलना चाहिए, कितना पोर्शन मिलना चाहिए। ठीक है, पेंशन फंड हम लोगों को ये सब सारा डिटेल्स दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है कि किसको मिलना चाहिए, कितना पोर्शन मिलना चाहिए, पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, कौन सा सर्विसेज एलिजिबल होगा, रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट किया जाएगा पेंशन फंड को, उसका मैनर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कितना रेट से आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर डिफॉल्ट करता है कंट्रीब्यूट करने में तो फिर उसका इंटरेस्ट कितना आएगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, the form in which an employee shall be furnished particular about him or himself and members of his family whenever required। कौन सा फॉर्म यूज होगा जब उनको ये पैसा
उठाना होगा, विड्रॉ करना होगा या फिर एडवांस में लेना होगा तो कौन सा फॉर्म में करना होगा वो भी दिया गया है। द फॉर्म्स रजिस्टर रिकॉर्ड टू बी मेंटेन वो भी दिया गया है। स्केल ऑफ पेंशन, द मैनर इन विच द एग्जेम्पशन, कौन सा फंड कैसा एग्जेम्प्ट होगा। द मोड ऑफ डिसबर्समेंट, उसका मोड ऑफ पेमेंट या फिर मोड ऑफ डिसबर्समेंट क्या होगा वो भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस स्कीम भी सेक्शन 6C, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्कीम बनाता है इसी एम्प्लॉयज फंड के स्कीम में। कौन सा आ जाएगा, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था बताओ, लिखाया था ना, अभी तो लिखा है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। क्यों था, रिलीफ टू द फैमिली इन केस ऑफ सडन डेथ। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, मेड अ एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 विच केम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्ट होता है 1/9/1976। It applies to all factories and other establishment to which the act applies। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, देखो अच्छे से, एक्सेप्ट टी फैक्ट्रीज इन स्टेट ऑफ असम। असम के टी फैक्ट्रीज में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, इम्पॉर्टेंट मार्क कराना। It applies to all factories and other establishment to which the act applies। सब में एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये वाला स्कीम टी फैक्ट्रीज इन स्टेट ऑफ असम में ये वाला यूज एप्लीकेबल नहीं होगा। द वेज सीलिंग लिमिट कितना था, वेजेस सीलिंग लिमिट, द वेजेस सीलिंग लिमिट अंडर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 15,000। ठीक है, द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी अमाउंट बिटवीन, कितना आएगा इसका जो इंश्योरेंस बनेगा उसका बेनिफिट कितना आएगा, अमाउंट बिटवीन 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में, 2.5 लाख से 6 लाख तक। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, द डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड हैज बीन created for this purpose। In this fund, employer shall pay such amount not being more than 1% of the aggregate of basic wages। कितना आएगा, not more than 1% of the basic wages। DA retaining allowances of every such employee in relation to the whom he is employed। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मनीज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। आप कैसे, अगर कोई भी पेंशन स्कीम या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर डिफॉल्ट किया जाता है, इन केस ऑफ वेदर अ डिफॉल्ट अराइजेस रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, कोई भी अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। द ऑथोरिटी कंसर्न में कंडक्ट सच इंक्वायरी। ठीक है, ऑथोरिटी क्या करेगा, ऑथोरिटी कौन कौन था ना, ऑथोराइज्ड ऑफिसर, यस, ऑथोराइज्ड ऑफिसर था ना, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एडिशनल। तो वो लोग क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा अगर एम्प्लॉयर डिफॉल्ट करता है। ठीक है, इंक्वायरी एज ही में डीम्ड नेसेसरी डिसाइड, ऑथोरिटी क्या करेगा, वो लोग खुद डिसाइड करेगा और डिटरमाइन करेगा कि कितना अमाउंट ड्यू है। ठीक है, अंडर दिस फंड, और उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देगा बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड भी
दिया जाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑथोरिटी शैल हैव द सेम पावर। उनके पास क्या क्या पावर रहेगा जो एक कोर्ट के पास पावर रहता है? क्या क्या? एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग हिम और ऑन ओथ, ठीक है, उनको एनफोर्सिंग कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ, रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है उनसे, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनको डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट भी ले सकता है और इशूइंग कमीशन भी कर सकता है, ठीक है। वेदर द एम्प्लॉई अगर उनके ऑर्डर से एग्रीड होता है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपील करेगा। और क्या करेगा? अपील करेगा किसको? एपीलेट ऑथोरिटी को, ठीक है। सेक्शन 7D प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ईपीएफ एपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, ठीक है। एम्प्लॉयर अगर उनके ऑर्डर से एग्री करता है तो फिर वो अपील भी कर सकता है एपीलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो एपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा? दोनों को एक अपॉर्चुनिटी देगा बोलने का, रीजंस मांगेगा उनसे, ठीक है। और टू पार्टीज डिसाइडेड टू अपील आइदर, तो एपीलेट अथॉरिटी क्या करेगा? कंफर्म करेगा जो अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करेगा किया था, या फिर मॉडिफाई करेगा, या फिर अपना एक ऑर्डर खुद का दे देगा, उनको जो अच्छा लगता है, डीम फिट, मे थिंक फिट, ठीक है। या फिर द ट्राइब्यूनल में रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। वो कितना दिन में ये मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है? विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अपील ऑर्डर, ठीक है। विद इन 5 years आपको ये रेक्टिफाई करना होगा। एम्प्लॉयर अपील नहीं कर सकता है, कब नहीं कर सकता है? अगर वो 75% से अगर डिपॉजिट जमा नहीं करवाता है। नो अपील बाय द एम्प्लॉयर शैल बी एंटरटेन, वो कोई भी अपील नहीं कर सकता अनलेस ही हैज deposited with it 75% of the amount due from him। उनके ऊपर जो ड्यू अमाउंट का ऑर्डर पास हुआ है उनका 75% उनको जमा कराना होगा एपीलेट अथॉरिटी के पास, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पेनल्टीज, सेक्शन 14। Section 14 provides that for the purpose of avoiding any person, any employer, any payment, whatever knowingly makes or cause to be made any false statement, अगर कोई false statement देता है, false representation करता है तो shall be punishable with imprisonment, उनको जेल हो सकता है कितना दिन का? which may extend 1 year, और उनको फाइन भी लग सकता है या फिर बोथ, जेल भी हो सकता है और 5000 का फाइन भी लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चंस रीड करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं विजय जी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सोचिएगा। सोचिएगा।